हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज के इसमें हम बात करेंगे BA 6 सेमेस्टर का को करिकुलर कोर्स में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो क्वेश्चन पेपर है इसको सॉल्व करेंगे। इसके आंसर की के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर है महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का है। इस क्वेश्चन पेपर को करने के इस क्वेश्चन पेपर में आपको 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन में आपको 100 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर रहेगा और 100 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन कम से कम सही करना है पास के लिए, जिससे आपकी बैक न लगे। याद रखिएगा। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, एक सेकेंड, चलिए देखो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार सामाजिक, उत्साही और ऊर्जावान होता है। देखो व्यक्तित्व किसे कहते हैं, जैसे कि मैं हूँ, आप हैं, हर एक व्यक्ति की अपनी एक कुछ पर्सनैलिटी होती है। तो जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है उसी को हम व्यक्तित्व कहते हैं। तो कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार जो है सामाजिक, उत्साही और ऊर्जावान होता है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझो कि जो व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं ना, 3 तरीके के व्यक्ति आपके समाज में देखने को मिलते हैं। एक अंतर्मुखी होते हैं जो ज़्यादातर अपने घर में रहते हैं। ठीक है, मतलब समाज में नहीं रहते हैं, समाज में ज़्यादा तरीके मतलब घुल मिल नहीं पाते, उनके बहुत कम दोस्त होते हैं। यानी कि ऐसे रहते हैं जो जिनको मतलब ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, बस अपने घर में आराम से रहेंगे, अपने आप से मतलब रखेंगे, किसी और से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, दुनिया समाज में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, बस अपने आप से मतलब है, अपने घर से मतलब है, अपने कमरे से मतलब है। एक होता है बाहिरमुखी जो कि समाज में रहता है, समाज में बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, कैसे भी व्यक्तियों सभी के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा, एक से ज़्यादा दोस्त होंगे, हर एक किसी से दोस्ती हो जाएगी। ठीक है, और एक होता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट वो लोग होते हैं जो इन दोनों का मिक्सर है, यानी कि जो अंतर्मुखी भी और जो समाज में मिला जुला रहता है, उसको एम्बीवर्ट कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखना, क्वेश्चन आपसे करा कि सामाजिक, उत्साही, ऊर्जावान कौन होता है। तो अभी मैंने आपको समझाया जो बाहिरमुखी है, इसके नाम में इसका मतलब छुपा है बाहिरमुखी, यानी कि जो बाहर रहता है, अंतर्मुखी जो अंदर रहता है, एम्बीवर्ट इन दोनों का मिक्सर कर देंगे। ठीक है, तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप जो है चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, बस चीज़ों को समझना ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स में। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है कि किस व्यक्तित्व गुण से संगठित, विद्यमान और विवरण मुद्रित होने की संबंधित होती है। क्वेश्चन आपसे देखो क्या कह रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लगा देना है जागरूकता। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि किस व्यक्तिक प्रकार को कल्पनाशील, उत्सुक और नए अनुभवों के लिए खुले होने की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पे आपको क्या आंसर लगाना है, जो खुलापन होता है। देखो व्यक्ति प्रकार कल्पनाशील होना चाहिए, उत्सुक और नए अनुभवों के लिए खुले होने की प्रवृत्ति होती है। तो आपका यहाँ पे सी ही करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। तो व्यक्तित्व का अर्थ होता है कि व्यक्ति की अनोखी विशेषताओं का एक अद्वितीय पैटर्न तैयार करना, यानी कि एक ऐसी व्यक्तित्व, यानी कि जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कुल मिला के ये आपसे कहना चाह रहा है। देखो व्यक्ति की शारीरिक दिखावट उसकी जो है पर्सनैलिटी को नहीं दिखा सकती है। व्यक्ति की जो बुद्धिमत्ता स्तर है, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का स्तर जो है वो हो सकता है यहाँ पे कहीं ना कहीं, लेकिन इससे भी अच्छा ऑप्शन आपका यहाँ ऑप्शन 2 में है कि व्यक्ति की अनोखी, जो एक ऐसी है जो अनोखी है, जो देखी नहीं है किसी, अनोखी विशेषताओं का अद्वितीय पैटर्न जो होता है वो यहाँ पे यही हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको लगाने रहते हैं। और एक बात जो मैंने इस वीडियो के इस वाले क्वेश्चन पेपर के लिए पिछले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए थे लास्ट ईयर के, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे गए हैं। अगर आपने वो सारे वीडियोज़ देखे होंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, अगर आपका भी एग्ज़ाम लगा है, ठीक है, आप 2026 में इसको देख सकते हैं, 27 में देख सकते हैं, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी किसी भी ईयर में आप इसको देख सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं, लेकिन यूपी के आप होने चाहिए। ठीक है, यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर रहेगा, वो आप BA, BSc, BCom किसी भी कोर्स के किसी भी ईयर आप इसको देख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे हर साल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है। देखो व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी जो होती है ना, वो व्यक्ति के अंदर का गुण होते हैं, यानी कि व्यक्ति के अंदर की क्वालिटी होती है, जैसे कि व्यवहार हो जाता है, सोच हो जाता है और भावना हो जाती है। लेकिन जो उसकी हाइट है ना वो यहाँ पे नहीं रहेगी। तो डी आपका करेक्ट आंसर है, जो कि व्यक्तित्व का घटक नहीं रहेगा। ठीक है,
तो डी आपका करेक्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर 5 का। मुझे कमेंट्स करके बता देना आपने इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो 100 में से कितने आपके सही गए हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। और सबसे पहला काम आप करेंगे वीडियो को शेयर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ अभी शेयर कर देना। ये क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पे अपलोड है, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर को अगर आपका एग्जाम लगा है तो ये वाला क्वेश्चन पेपर आप क्या करेंगे, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। वीडियो पूरा देखने के बाद एक बार खुद से ज़रूर सॉल्व करेंगे, बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर आप खुद से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठ के किस तरीके से अपने माइंड को क्या करना है, सक्रिय बनाना है इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से करना जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व को व्यक्ति के पर्यावरण के संवादों के से आकार दिया जाता है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है सामाजिक ज्ञान सिद्धांत, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा की देखभाल का उत्पाद नहीं है। देखो मॉइस्चराइज़र जो होता है वो आपकी त्वचा में, जो आपकी त्वचा होती है उसको नमी पहुंचाने का काम करता है। सनस्क्रीन सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट करता है। क्लींजर जो है आपकी बॉडी को साफ रखता है। लेकिन जो लिपस्टिक होती है वो होठों को एक रंग देने का काम करती है, जो कि आपके त्वचा की देखभाल का एक तरीके से कारण जो है आपका उत्पाद नहीं रहेगा, जो आपकी त्वचा को क्या करती है, सुरक्षित रखती है। तो यहाँ पे बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म जो है आपसे कुछ भी पूछी जाए किसी भी क्वेश्चन पेपर में आपको याद कर लेना है। सनस्क्रीन में SPF का मतलब क्या होता है, तो SPF की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है भाई, याद रखना है सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है, ठीक है। सूर्य संरक्षण फैक्टर भी आप इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो विटामिन ए आवश्यक होता है, विटामिन सी भी होता है, विटामिन ई भी होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर लगा देना है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी क्वेश्चन पेपर में, अपने हर एक क्वेश्चन पेपर में बताता हूँ। अगर आपसे उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है तो 85% चांस रहता है कि वो ऑप्शन आपका सही है। बहुत कम चांस रहते हैं कि आपका ABC में से कुछ होगा, लेकिन डी जो है 85% चांस होता है भाई आपका सही रहेगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो डी ऑप्शन को आप लगा सकते हैं। ये मेरी गारंटी है, 85% की गारंटी, ठीक है। 15% में गलत हो सकता है, लेकिन 85 का मतलब अगर आपको तुक्का ही लगाना है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसलिए बता दिया, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ मतलब कि पास हो जाए वो बहुत बड़ी बात रहती है। तो मैं उन्हीं के लिए इन सारी चीज़ों को बताता हूँ, क्योंकि वो अगर तुक्का भी लगा रहे हैं, मान लो तो तुक्का लगा रहे हैं, गलत लगाएं तो कम से कम ऐसी चीज़ पे लगाएं, उनको तुक्का ही लगाना तो मेरे हिसाब से लगा लें। मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। चलो अच्छा, वीडियो पसंद आ देखो लाइक कर देना, आपका लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। मतलब मैं कहूँ कि कैसा मोटिवेट कर देता है कि मेरा मन करता है कि भाई मुझे अभी वीडियोस बनाना, दूसरे नहीं बच्चों के लिए। मतलब आपको लाइक करना है, आपको शेयर भी करना, और आपको एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, मेहनत कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि सफलता के लिए पहनावा चुनने में कौन सा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। तो सफलता के लिए पहनावा चुनने में कौन सा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, तो मौके के अनुसार पहनना सफलता के लिए क्या नहीं महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। आरामदायक कपड़े पहनना, ग्रूमिंग पर ध्यान देना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ना आपका, वो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी का, ठीक है। 10 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है कि नौकरी के साक्षात्कार के लिए उचित पहनावा क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे देखो, व्यक्तित्व प्रदर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बात है। पेशेवर का प्रदर्शन करने के लिए, समाज के नियमों का पालन करने के लिए। अगर देखो यहाँ पे उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन नहीं होता ना तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपका समाज के नियमों का पालन करने के लिए भी सही बात आती है इस तरीके से देखा जाए, क्योंकि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है। और ये सारे आंसर जो है ना भाई मैं रीचेक करके करता हूँ, मतलब खुद से चेक करने के बाद मैं रीचेक ज़रूर कर लेता हूँ। आप जिसको गूगल कह सकते हैं उनसे भी चेक कर लेता हूँ, और खुद से भी मैं रीचेक कर लेता हूँ, ठीक है। इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है क्वेश्चन पेपर को अपलोड करने में। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है कि व्यावसायिक बैठक के लिए वस्त्र चुनते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए। व्यावसायिक बैठक के लिए वस्त्र चुनते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए। राइट आंसर आपको लगाना है, देखो कंपनी या फिर संगठन की जो संस्कृति है, यानी कि वहाँ पे आपको कंपनी में क्या बोला है कि भाई आपको कोट पैंट और ब्लैक शूज़, ब्लैक पैंट और वाइट आपको शर्ट पहन के आना है, लेकिन आप वहाँ पे कुर्ता पजामा पहन के चले गए तो वो गलत हो जाएगा ना। तो कंपनी या फिर संगठन की जो संस्कृति है,
यानी कि उसी के हिसाब से आपको पहनना। ये नहीं कि भाई गर्मी लग रही है तो आपको मतलब कि गर्मी लग रही है और वहाँ पे कोट पहनना अलाउ है, आप कोट नहीं पहनोगे, ठीक है। या अगर ठंड पड़ रही है और वहाँ पे आपको सिर्फ शर्ट में जाना है तो आप स्वेटर भी पहन के जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। कंपनी या फिर संगठन की संस्कृति को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। बी करेक्ट आंसर रहेगा। देखो मेरी बातों पे ध्यान देना, आंसर पे आपको ध्यान देना साथ में। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि आपको अपना टूथब्रश कब बदलना चाहिए। तो भाई आपको ना अपना टूथब्रश जो है हर 3 महीने में बदल लेना चाहिए, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। हमारा तो भाई ऐसे रहता है, मतलब हम अपना सबका बताएं, अगर खो गया तो बदल जाएगा, वरना तो चलता ही रहेगा जब तक वो उसके दांत जो है ना थोड़ा आगे से घिस ना जाए ना, इस तरीके से हमारे में चलता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि दांतों को ब्रश करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो क्या होता है, उन्हें सफ़ेद बनाना होता है, या फिर सांसों को ताजगी देने के लिए होता है, फिर कैविटी को रोकना होता है। कैविटी को रोकना होता है, सही बात है, लेकिन प्लाक और खाद्य कणों को हटाना इसका एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, ठीक है। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी जो कि 90% काम करती है मेरे भाई। अगर आपका एग्ज़ाम लगा है तो इन ट्रिकों को आपको अप्लाई करना है, और मैं बता रहा हूँ कि आप इन्हीं ट्रिक के माध्यम से जब अगर आप नीचे गिर रहे हैं ना, तो इन ट्रिक के माध्यम से ही आप ऊपर उठते हुए नजर आओगे और मुझे थैंक यू बोलोगे मन ही मन अपने एग्जाम हॉल में बैठ के, या फिर जब मैं आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा उस समय आके आप देखोगे हमने ट्रिक के हिसाब से तुक्का लगाया और हमारा सही गया, तो आप मुझे थैंक यू बोलोगे, नहीं रुक पाओगे, मैं जानता हूँ। तो दांतों को ब्रश करने का मुख्य उद्देश्य तो प्लाक और खाद्य कणों को हटाना होता है। और मैंने आपको बताया था जो और आ जाता है यही आपकी ट्रिक है। किसी भी ऑप्शन में अगर आपको और देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए, और देखने को मिल जाए, तो 90% चांस बन जाते हैं कि भाई वो आपका ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। बाकी सारे वीडियोज़ देखिए, आपने पता होगा, वरना मैं अभी आपको और क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। दांतों का ब्रश करने की अवधि कितनी होनी चाहिए। तो दांतों को ब्रश करने की अवधि ना आपकी भाई 2 मिनट तक की होनी चाहिए। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है कि साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है। तो साक्षात्कार का उद्देश्य होता है कि उम्मीदवार के कौशल और नौकरी के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन करना। बी आपका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको क्या बताया था कि जिस भी ऑप्शन में आपको और देखने को मिल जाए वहाँ पे 90% चांस बन जाते हैं आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ जो बच्चे नए होंगे उनके लिए, कि साक्षात्कार का उद्देश्य सबसे पहले आपको ऑप्शन पढ़ लेना है, क्वेश्चन पढ़ लेना है, फिर सारे ऑप्शनों को आपको पढ़ लेना है, बीच में और देखने को मिल जाए तो इसका मतलब यही है कि देखो इस वाले ऑप्शन को पढ़ो, उम्मीदवार के ज्ञान की जांच करना। उम्मीदवार के ज्ञान की जांच करना साक्षात्कार का उद्देश्य होता है। सही बात है भाई, उसका ज्ञान भी तो आप पता कर रहे हो। तो एक बात यहाँ पे बोली गई है इस ऑप्शन में, इसमें मनोरंजन प्रदान करना। तो मनोरंजन प्रदान करना हालांकि गलत भी है, लेकिन एक बात बोली गई है, इस बात को याद रखना। उत्पादों को बेचना एक बात रखी गई है। अब यहाँ पे देखो उम्मीदवार के कौशल एक बात हो गई, और नौकरी के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन करना 2 बात हो गई। 2 बात का मतलब है कि डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे कह दिया गया है। तो और का मतलब यहाँ पे यही होता है कि डिस्क्रिप्शन में थोड़ी बड़ी बात कह दी गई है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि भाई आपको ऑप्शन ये खुद कहता है कि भाई मैं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हूँ, मुझे लगा दो, मैं आपको नंबर दिलवा के मानूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि निम्न में से साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। अच्छा देखो, साक्षात्कार का प्रकार क्या नहीं है। जो एकल साक्षात्कार होता है, एक आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का साक्षात्कार होता है, यानी कि इंटरव्यू, जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, एकल साक्षात्कार यहाँ पे बेसिकली सही आंसर रहेगा। इसमें क्या होता है, जैसे कोई वीडियो, जैसे मैंने आपसे कोई इंटरव्यू के लिए बोला कि भाई अपना मुझे क्या करोगे, मैंने आपको एक क्वेश्चन की लिस्ट बना के दे दी कि ये वाले क्वेश्चन है। व्हाट्सएप पे आपको एक लिस्ट दे दी है कि भैया ये क्वेश्चन है, अपना नाम बताओ, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी सारी चीज़ें मुझे बता दो। और बताना कैसे है, एक वीडियो रिकॉर्ड करो, उसमें तुम इधर उधर कुछ नहीं देखोगे, मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं उसको आप मुझे उस वीडियो के माध्यम से बना के भेज दो। तो वही आपका एकल साक्षात्कार कहलाता है, सोलो इंटरव्यू कहलाता है, ठीक है। तो ही आपका साक्षात्कार का प्रकार नहीं, एक तरीके से सी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है कि संरचित साक्षात्कार और असंरचित साक्षात्कार वे के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है प्रारूप और पूछे गए प्रश्न। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो बीच में और भी आपको देखने को मिलेगा। बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये ट्रिक आप आजमाना और थैंक यू बोलना अगर आपको मन करे। किस बात को
रिज्यूम में दिखाना उपयुक्त होता है? तो आपको राइट आंसर लगाना है कि संबंधित कौशल और अनुभव को, आपकी जो स्किल्स हैं और आपकी जो एक्सपीरियंस है ना, वो दिखाना उपयुक्त होता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। व्यक्तिगत शौक आप दिखा सकते हैं, लेकिन वो इतना ज़रूरी नहीं है। पसंदीदा रंगों का प्रदर्शन आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसा बनाता है कि भाई इसने पन्ने भर दिए हैं बस अपने रिज्यूम में, ठीक है। एक विस्तृत पारिवारिक इतिहास, अब ये थोड़ी ना बता सकते हो कि मेरे पापा, ये मेरे मम्मी, मेरे बहन, मतलब उनका इतिहास बताने लगो कि ऐसे ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे, ये सब मतलब कि हमारे पापा ये करते थे और ऐसे करे। अब उसमें अपने बारे में बता रहे हैं ना, तो अब अपना परिवार का इतिहास नहीं बता सकते, पसंदीदा रंगों को नहीं बता सकते, अपने व्यक्तिगत शौक बता भी सकते हो, नहीं भी बता सकते हो, क्योंकि हॉबीज़ आ जाती हैं। हॉबीज़ एक दो आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे क्रिकेट खेलना पसंद है, ये कर सकते हो, लेकिन आप एक चीज़ को ध्यान रखना है, जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो उसको आपको लगाना है। संबंधित कौशल और अनुभव भी आपका करेक्ट आंसर है। मेरी बातों को समझ के चलना, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए कमेंट्स कर देना, मैं आपके आंसर देने के लिए तैयार रहूँगा। रिज्यूम का सामान्यतः पहला खंड कौन सा होता है? ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार आपको ना जाने करा दिया है, कम से कम 14-15 मेरे चैनल पे वीडियोस अपलोड है, हर एक वीडियो में ये क्वेश्चन जहाँ तक कि आपको मिल ही जाएगा। रिज्यूम का सामान्यतः पहला खंड कौन सा होना चाहिए? तो देखो, आपकी एजुकेशन के बारे में, आपके काम के अनुभव के बारे में, आपकी रुचियों के बारे में, है ना, या फिर आपकी संपर्क जानकारी। तो मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर आप क्या लिखते हैं? अपनी संपर्क जानकारी लिखते हैं, जिससे अगर आपने किसी को अपना रिज्यूम दे दिया, उसको आपका रिज्यूम पसंद आ गया कि चलो भाई इसका इंटरव्यू एक बार ले ही लेते हैं, तो सबसे पहले वो आपको संपर्क करने की कोशिश करेगा। तो ऊपर ही नज़र मारेगा जिस पे आपका मोबाइल नंबर होगा, ठीक है, जिस पे आपकी ईमेल नज़र आएगी। ये सारी चीज़ें जो भी आपसे, जिस भी माध्यम से आपको संपर्क किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो संपर्क जानकारी सबसे ऊपर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है कि रिज्यूम के कौशल खंड में क्या शामिल करना चाहिए? कौशल खंड का मतलब है कि आपको अपनी स्किल्स, ऐसे होता है ना कि भाई आपका एजुकेशनल, फिर आपकी स्किल्स आती हैं, फिर आपकी हॉबीज़ वगैरह, इस तरीके से आती है। तो आप ये कह रहा है कि कौशल जो खंड होता है, यहाँ पे आप स्किल लिखते हैं, उसमें आपको क्या क्या लिखना चाहिए? कि आपकी पसंदीदा फिल्मों के बारे में, या फिर प्रोग्रामिंग भाषा, या बचपन की यादें, फिर पसंदीदा खाद्य पदार्थ। तो आपको क्या लिखना है कि जो जो भाषा आपको आती है वो सारी भाषा आप लिख सकते हैं, है ना। वैसे तो आप स्किल में लिख सकते हैं, भाई मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, ठीक है, मैंने इतने साल का यहाँ टीचिंग एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है, ये आपकी सारी स्किल हैं, या आपने कहीं काम किया, मैंने इस फैक्ट्री में इतना काम किया है, ये सारे लिख सकते हैं। मुझे ये भाषा आती हैं, ठीक है, मतलब आपको कहीं टेलीकॉलर का काम मिल जाता है इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश लिखना है, हिंदी लिखना है, सारी भाषाओं के बारे में आपको स्किल लिख लेना है। ये थोड़ी ना कि मेरी पसंदीदा फिल्म जो है दंगल मूवी है, बजरंगी भाईजान है, ये मेरी बचपन की यादें, ऐसे नहीं लिख सकते ना। तो यहाँ पे आपको लगाना है प्रोग्रामिंग भाषाएं, भी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंक्डइन पर अपडेट पोस्ट करने के लिए कितने अनुशासित आवृत्ति है? यानी कि लिंक्डइन पर जो पोस्ट अपडेट करते हैं उसके लिए कितना समय आपको दिया जाता है? तो राइट आंसर आपको भाई क्या लगाना है कि हफ्ते में एक बार आप कर सकते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है कि लिंक्डइन पर कनेक्शन अनुरोध भेजते समय किस सामान्य गलती से हमें बचना चाहिए? करेक्ट आंसर आपको लगाना सामान्य संदेश भेजने से बचना चाहिए भाई। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है कि लिंक्डइन पर किसी की कुशलताओं का प्रशंसा करने का क्या उद्देश्य होता है? तो राइट आंसर आपको लगाना उनकी विशेषताओं को स्वीकृत करना, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि समूह चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है महत्वपूर्ण होता है? राइट आंसर आपको लगाना भावनात्मक स्थिरता। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाएगा, थोड़ा समझना। देखो, अगर आप समूह चर्चा में कौन सा गुण जो है महत्वपूर्ण होता है, अब अगर आप क्या कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, क्या करते हैं वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में, अगर आप दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे तो वहाँ पे आपकी बातचीत नहीं चल पाएगी, क्योंकि आप शत्रुता करेंगे, दुश्मनी निभाएंगे, या फिर आप में ज्ञान ही नहीं होगा, या फिर आप जो है आक्रामकता दिखाने लगेंगे, तो वो आपका एक महत्वपूर्ण गुण जो है नहीं होता, क्वालिटी नहीं होती, एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर लगाना है। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैं मानता हूँ अगर आपने हमारा जो पहले वीडियोज़ अपलोड है चैनल पे वो देखे हैं, मतलब 3 से 4 वीडियोज़ ही अगर आपने देख लिए हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपका बहुत बेहतरीन गया होगा, मैं ये मानता हूँ। क्वेश्चन नंबर
22 आपसे क्या कह रहा है कि समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य भाई होता है विचारों को साझा करना। मेरे विचार क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, ये सारी बातें रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है कि समूह चर्चा के दौरान प्रतिभागी सक्रिय सुनवाई कैसे दिखा सकता है। ये क्वेश्चन भी हर बार मैंने आपको कराया है, और लास्ट जो क्वेश्चन पेपर वीडियो अपलोड था इसी यूनिवर्सिटी का जो मैंने आपको कराया था, उस पर माशाल्लाह मतलब खूब ज़्यादा आपने मेरे को प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद मैं आपसे। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको ये कराया था कि समूह चर्चा के दौरान प्रतिभागी सक्रिय सुनवाई कैसे दिखा सकता है। तो आंखों का संपर्क बनाए रखना और सिर हिलाना। आंखों का संपर्क आप बनाए रहोगे ना, उससे ये लगेगा कि भाई सुन रहा है। जैसे आप जो है स्कूल में पढ़ते हो, या अगर मैं आपको पढ़ाऊँ और मैंने आपको गलती से देख लिया और आपने मेरी नज़र मिल गई, तो मैं आप ही को समझाऊंगा, फिर आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं कि सर मुझे ही खड़ा करके सारी बातें पूछ ले। तो आंखों का संपर्क जो होता है ना, वो ये दिखाता है कि भाई मेरी बातें सुन रहा है, और सर भी हिला रहे हो तुम, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना, अगर आपको नहीं भी समझ में आया ना, तो और आपको यहाँ पे देखने को ज़रूर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या कह रहा है कि समूह चर्चा के दौरान किसी की राय से असहमति होने पर प्रतिभागी को क्या करना चाहिए। तो भाई क्या करना चाहिए, क्वेश्चन आपको मैंने बहुत प्यार से समझाए हैं। सम्मानपूर्वक सुनकर विनम्रता से अपनी असहमति व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति को अपमानित करें कि भाई तुम्हें कोई बात पसंद नहीं, तुरंत खड़े होकर कि तेरे लाफड़ मारूंगा, तूने ऐसे बोला कैसे, इस तरीके से आपको नहीं बोलना है। या फिर चुपचाप रहकर असहमति व्यक्त नहीं करें, यार हटाओ, बोल रहा है तो बोल रहा है, कुछ देर में ये इंटरव्यू ख़त्म होगा, चलो ऐसे तैसे में जान दो, मतलब ख़त्म करो इसे, इस तरीके से सोचते हैं ना। या फिर चिल्लाएं और झगड़ा करें, ये सारी चीज़ें गलत है। आपको क्या करना है, आपको सम्मानपूर्वक उसकी सारी बातों को सुनना है, फिर उसको विनम्रता से अपनी असहमति व्यक्त करने के, सर आपने इस तरीके से हमें बताइए, हमें थोड़ा अजीब लगा, आप इस पर पुनः विचार कीजिए। जो भी आपको अपने हिसाब से कहना है आप कह सकते हैं। मानव व्यवहार क्या है, तो मानव व्यवहार जो होता है भाई, वो व्यक्तियों के कार्य और प्रतिक्रियाओं जो होती हैं वही आपका मानव व्यवहार होता है। जैसे कि आपने मुझसे कुछ बोला, ठीक है, उसके प्रति जो मैंने एक्शन आपको करा है, जब मेरा जो एक्शन और रिएक्शन है उसी के हिसाब से आप मेरा व्यवहार को पता कर सकते हैं, वही मेरा व्यवहार है। यानी कि आपने मुझसे कोई बात बोली, जो एक ऐसी बात बोल दी जो मुझे बुरी लग जानी चाहिए, और उस बुरी बात में मैंने बहुत अच्छा आपको रिएक्शन दे दिया, बहुत प्यार से बोला, तो आप कहेंगे भाई बंदे में यार इतनी बात है, मतलब मैंने इतना बोला लेकिन उसने कुछ मेरे से ऐसा नहीं बोला कि मुझे बुरा लगे, तो आप मेरे बारे में कुछ अच्छी फीलिंग लेके आओगे। ठीक है, तो वो मेरे व्यवहार को दर्शाएगा। और आपने कुछ बोला, मैंने खटाक से एक लापड़ दे दिया, तो उससे भी मेरा व्यवहार आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ये भी कह सकता हूँ भाई इसने ऐसे मेरे से बात बोली गलत, तो मेरे को गुस्सा आ गया, तो वो भी एक व्यवहार में ही आ जाता है। तो व्यक्तियों के कार्य और प्रतिक्रिया, इसको यहाँ पे समझ सकते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन इन इंडिविजुअल्स। ठीक है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना होता है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से कारक मानव व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। तो देखो, अनुवांशिक, पर्यावरण और संस्कृति, ये सभी कारक जो है मानव के व्यवहार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको नहीं भी पता है तो 85% की जो ट्रिक है वहाँ से आप लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार मानव व्यवहार को अज्ञात इच्छाएं और संघर्ष प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से होता है। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है व्यक्तिगत व्यवहार से क्या तात्पर्य होता है। तो एकल व्यक्तित्व द्वारा प्रदर्शित व्यवहार होता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है समूह व्यवहार की विशेषता क्या होती है। तो समूह व्यवहार की भाई क्या विशेषता हो सकती है, आप खुद सोचना। अच्छा, हाँ, स्वतंत्रता और अलगाव। ठीक है, स्वतंत्रता, समूह व्यवहार की विशेषता स्वतंत्रता और अलगाव, अनुसरण और आपसी आधार, व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी। अच्छा देखो, इस वाले क्वेश्चन में 85% वाले जो ट्रिक है ना वो काम नहीं करेगी, उसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुसरण और आपसी आधार, बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर व्यक्तिगत व्यवहार अध्ययन का प्रमुख केंद्र क्या है। तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है व्यक्तिगत गुण और विशेषताएं। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखो और देखने को मिला है, ये ट्रिक यहाँ पे काम की है, सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो एक आध क्वेश्चन गलत होता है, मैं 85 और 90 इसीलिए कहता हूँ क्योंकि भाई गलत होने के चांस हैं। अगर आपको अपने पे खुद पूरा कॉन्फिडेंस है 100%, तो आप लगाओ अपने हिसाब से। नहीं आता है तो आप मेरी बात मान लो, एक आध गलत हो रहा है तो एक आध तो भाई होगा ही ना गलत,
आप ज़्यादा करोगे तो उसमें बेहतर एक आध गलत कर दो। क्वेश्चन नंबर है कि समूह गतिविधियों में एकता का क्या मतलब होता है। तो समूह गतिविधियों में एकता का क्या मतलब होता है। समूह के भीतर संघर्ष समाधान, समूह के सदस्यों के बीच आकर्ष की डिग्री, समूह लक्ष्यों के लिए व्यक्तिगत योगदान। उपरोक्त सभी डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा है कि शरीर भाषा में क्रॉस्ड आर्म क्या दर्शाता है। तो क्रॉस्ड आर्म का मतलब है कि आपके ये हाथ हैं, ठीक है, आपके क्या है, ये हाथ हैं और एक हाथ इस तरीके से आपका जा रहा है। तो ये आपने अपने हाथों को क्या करा, क्रॉस करा। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है रक्षात्मकता। ठीक है, क्या दर्शाता है, रक्षात्मकता दर्शाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और कुछ चीज़ बताता चलूँ। खुलापन क्या होता है। खुलापन जैसे आप इंटरव्यू में बैठे हैं और बिना किसी हिचक किचक एकदम सीधे हाथ करके बैठे हैं, बिना किसी घबराए बैठे, तो ये खुलापन हो जाएगा। रक्षात्मकता का मैंने आपको बताया, क्रॉस कर लिया या फिर हाथों को ऐसे करके आप ऐसे बैठे हैं या आपकी मुंडी और अपने अपने हाथों को ऐसे करके यूँ करके बांध के आप बैठे हुए हैं नीचे करके, तो ये भी आपका रक्षात्मकता को ही दर्शाएगा। आत्मविश्वास का मतलब अगर आप किसी से बात कर रहे हो, उससे नज़रें मिला रहे हैं, आई कांटेक्ट आपका बना हुआ है, तो ये आत्मविश्वास की भावना को दर्शाता है। और आप साथ में अपना सर भी हिला रहे हैं तो वो सहमति को दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ें रहती हैं लेकिन समझाना भी बहुत ज़रूरी रहता है। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रुचि और सावधानी का अशाब्दिक संकेत है। करेक्ट आंसर आपको लगाना है कभी कभी सिर हिलाना। ठीक है, रुचि और सावधानी का अशाब्दिक संकेत होता है कि कभी कभी आप सिर हिलाना, तो सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे क्या कह रहा है कि शरीर भाषा में आगे झुकना आमतौर पर क्या दर्शाता है। तो आगे झुकना दर्शाता है कि वचनबद्धता। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कह रहा है कि कौन सा चेहरे का भाव आमतौर पर खुशी दर्शाता है। तो आपकी जो मुस्कान होती है, मुस्कान झूठी वाली नहीं, जो स्माइल होती है, स्माइल मतलब आपकी रियल एक्सप्रेशन, वही आपके चेहरे को भाव को दर्शाता है, वो नहीं कि मुस्कान झूठी है। ठीक है, वो नहीं, वो तो है ही। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या कह रहा है कि आँखों से बचाव करने का क्या मतलब होता है। तो अगर आपसे कोई आपसे आई कांटेक्ट करना चाह रहे हो और आप चाह रहे हैं कि मैं इससे बच जाऊं, जैसे आप मेरे सामने बैठ के बात कर रहे हो और मैं आपसे आई कांटेक्ट मिलाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप बार बार अपने हाथों को देख रहे हैं, नाखूनों को देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, मेरे से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे एक तो मैं समझ जाऊँगा कि बंदे में आत्मविश्वास नहीं है और ये ईमानदारी को भी हटा देता है ना, कि ईमानदार भी नहीं है। और ये धोखेधड़ी को दर्शाता है कि भैया ये धोखेधड़ी, ये धोखा, कुछ ना कुछ मेरे साथ धोखा कर रहा है। तो आप यहाँ पे समझना, आंखों से बचाव करने का मतलब होता है कि धोखाधड़ी कर रहा है हमसे। तो सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कह रहा है संचार में व्यक्तिगत अंतर और दूरी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो व्यक्तिगत दूरी और अंतर को देखो, यहाँ पे चीज़ों को समझ के चलना, मैं कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, प्रॉक्सिमिक्स, हैप्टिक्स, संकेत भाषा और काइनेसिक्स। प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है। प्रॉक्सिमिक्स वह व्यक्तिगत स्थान, दूरी और क्षेत्रीय अध्ययन को संदर्भित करता है जो संचार को प्रभावित करते हैं। समझ रहे हो, ये व्यक्तिगत दूरी और जो आपकी क्षेत्रीयता होती है ना, उसके अध्ययन को संदर्भित करता है। और हैप्टिक्स क्या होता है, ये संचार में स्पर्श या फिर छूने के अध्ययन से संबंधित होता है। और संकेत भाषा जो होती है, ये संचार का एक तरीका है जो मुख्य रूप से हाथ के इशारे या फिर गतिविधि जो हम करते हैं या चेहरे के जो हम भाव वगैरह करते हैं, वही आपका संकेत भाषा में आ जाता है। काइनेसिक्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शरीर की गतिविधियों जैसे कि आपके चेहरे के भाव, हाव भाव और मुद्रा के माध्यम से संचार के जो अध्ययन संदर्भित करता है। ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे आपको 41 का क्या करेक्ट आंसर लगाना है ये भी समझ लो। संचार में व्यक्तिगत अंतर और दूरी के अध्ययन को दर्शाता है, तो प्रॉक्सिमिक्स मैंने अभी आपको बताया था ना, संचार में व्यक्तिगत अंतर और दूरी के अध्ययन को कौन दर्शाता है, तो प्रॉक्सिमिक्स दर्शाता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे करा है कौन सी संस्कृति आमतौर पर व्यक्तिगत संचार में अधिक दूरी पसंद करती है। तो नॉर्थ अमेरिकन जो होता है ना, वो व्यक्तिगत दूरी पसंद करती है। 42 का सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या कह रहा है कि हैप्टिक्स का अर्थ होता है। तो हैप्टिक्स का अर्थ मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, समझ के चलना मेरे भाई। स्पर्श या फिर आधारित, देखो स्पर्श आधारित जो अंतर्क्रिया होती है, यानी कि जो टच बेस्ड इंटरेक्शन होता है, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे हैप्टिक्स का अर्थ। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर
4 आपसे कह रहा है हैप्टिक्स प्रौद्योगिकी में मुख्य रूप से कौन सा अनुभव शामिल होता है। तो अब ये मैंने आपको बताया स्पर्श यानी कि टच हो जाता है। सी करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। अगर आप में समझ होगी उस क्वेश्चन की तो आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, मेरे वीडियोज़ देखें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती होगी, मैं ये मानता हूँ। कौन सा उद्योग प्रशिक्षण सिमुलेशन के लिए हैप्टिक्स प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से उपयोग करता है। तो स्वास्थ्य देखभाल यहाँ पे हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि ऑक्यूलेशन क्या अध्ययन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भाई, हर एक यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, इसको आपको रट लेना है। आँखों का व्यवहार, ठीक है, ऑक्यूलेशन क्या अध्ययन करता है, आँखों के व्यवहार का अध्ययन करता है। ये हर एक वीडियो में मैंने आपको बताया। अगर मेरे वीडियोज़ आपने देखे होंगे ना तो आपको ये ज़रूर मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कह रहा है कि कुछ संस्कृतियों में लंबे समय तक आँखों से संपर्क का संकेत क्या हो सकता है। तो राइट आंसर आपको लगाना है। देखो, आँखों से संपर्क का संकेत क्या हो सकता है, लंबे समय तक आप कर रहे हैं तो शत्रुता हो सकती है ना भाई, घूर के देखना भी तो हो सकता है। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि ब्लिंक दर क्यों बढ़ जाती है। तो ब्लिंक दर का मतलब आप यहाँ पे समझ रहे हैं। ब्लिंक दर का मतलब है जो आपकी पलकें हैं ना वो झपकती हैं, तो उसी को ब्लिंक दर कहते हैं। तो यहाँ पे ब्लिंक दरें जो हैं क्यों बढ़ जाती हैं, तो राइट आंसर आपको लगाना है। यहाँ पे हो जाएगा हाँ, चिंता। चिंता का मतलब है कि चिंता या तनाव की स्थिति में जो व्यक्ति होता है ना वो शारीरिक प्रतिक्रियाएं जो है उसकी बदल जाती हैं। जैसे कि पलकें झपकाने की जो दर होती है वो तेज़ बढ़ जाती है। समझने की कोशिश करना, जैसे चिंता में या कोई तनाव में कोई व्यक्ति रहता है तो उसमें उसकी जो शारीरिक प्रतिक्रिया होती हैं, उसके जो शरीर की प्रतिक्रिया होती हैं वो बदल जाती हैं, जिसमें पलक झपकाना भी एक तरीके से आम ही होता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 आपसे करा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रंगों द्वारा संचार को क्या कहते हैं। तो रंगों द्वारा जो संचार होता है ना उसको आपको क्रोमेटिक कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, क्रोमेटिक कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा इनको ऑप्शन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, क्रोमेटिक शब्द का संबंध रंगों से होता है, विशेष रूप से रंगीनता या फिर रंग के गुणों से संबंधित है। रंगों द्वारा संचार को अक्सर क्रोमेटिक या फिर रंग संचार के रूप में जाना जाता है, जो इस बात का अध्ययन करता है कि रंग कैसे संदेश देते हैं या भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आपको होता है मोनोक्रोमिक शेड्यूल। मोनोक्रोमिक का अर्थ है कि एक ही रंग विभिन्न शेड का उपयोग करना। अच्छा, इनको आप छोड़ दो, आपको जो इम्पोर्टेंट है वही जानो। ठीक है, क्रोमेटिक रंग द्वारा संचार को दर्शाता है। क्रोनोमिक्स का जान लो। क्रोनोमिक्स संचार का एक गैर मौखिक पहलू होता है जो समय के उपयोग से संबंधित है। ठीक है, यानी कि यह अध्ययन करता है कि लोग कैसे समय को संचारित करते हैं और उसका उपयोग संचार करने के लिए करते हैं, जैसे कि समय की पाबंदी, प्रतीक्षा या फिर समय या बोलने की गति। इसका रंग से कोई संबंध यहाँ पे होगा नहीं, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे क्या कह रहा है, संचार में समय की भूमिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। संचार में समय की भूमिका को क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर ही समझाया है, क्रोनोमिक्स कहते हैं। ठीक है, संचार में समय की भूमिका को क्रोनोमिक्स कहते हैं। ए करेक्ट आंसर है। देखो ये रहा, इसी में बताया ना, डी ऑप्शन 49 में, तो वही ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पैराभाषा का रूप नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है, लिखित शब्द जो होते हैं पैराभाषा का रूप नहीं होते। पैराभाषा जो कि आपकी शरीर की भाषा होती है वही आपकी पैराभाषा कहलाती है। ठीक है, ये सब आपकी पैराभाषा के अंदर आते हैं, तो सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कह रहा है पैराभाषा में आंखों का संपर्क क्या संकेत करता है। तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है आत्मविश्वास और सावधानी को दर्शाता है। सॉरी, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि हंसना किस प्रकार के पैराभाषा का उदाहरण होता है। तो राइट आंसर आप लोगों ने चेहरे की भावनाओं की अभिव्यक्ति का होता है, यानी कि चेहरे की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कह रहा है वर्चुअल मीटिंग के दौरान कौन सा शिष्टाचार अनिवार्य होता है। राइट आंसर आपको लगाना माइक्रोफोन बंद रखना जब बोलने की ज़रूरत ना हो। वर्चुअल मीटिंग यानी कि ऐसी मीटिंग होती है जैसे कि ऑनलाइन मीटिंग होती है। मैं आपको बुला लूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और आपसे मीटिंग के लिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में, तो आपसे वहाँ पे मीटिंग करूँ, तो वही आपकी होती है। तो वर्चुअल मीटिंग के दौरान शिष्टाचार का अनिवार्य है कि माइक्रोफोन बंद करना जब आप बोलने की ज़रूरत ना हो, ताकि घर की इधर उधर से आवाज़ ना है ना, तो अपने अपने माइक बंद कर लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे कह रहा है वर्चुअल मीटिंग के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का सुझाव दिया जाता है।
तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है 55 का कि पेशेवर वस्त्र पहनना चाहिए। हालांकि पजामा पहनोगे तो अभी क्या पता चल रहा है, वो तो नीचे ही बैठोगे आप, लेकिन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि आप वर्चुअल मीटिंग के में देर से पहुँचते तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से खामोश रहें और बाद में जुड़ें, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक हो जाएगा यहाँ पे और आपको देखने को मिल रहा है, तो 90% की ट्रिक यही काम करती है, बी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 आपसे कर रहा है, यदि आपको वर्चुअल मीटिंग के दौरान तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको कोई टेक्निकल इशू आता है तो आपको शांत रहकर मेज़बान को निजी रूप से सूचित करना चाहिए। यानी कि जो उसको जैसे कि मैं कोई अपनी एक मीटिंग बुलाता हूँ, आपको मेरे साथ जुड़ने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, शांत रहकर। ऐसा नहीं कि ग्रुप में माइक खोल के उसमें हल्ला उल्ला करना चालू कर दें और यहाँ पे एंड देखने को मिल जाएगा। तो इस हिसाब से ट्रिक भी काम करिए। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे कह रहा है, वर्चुअल मीटिंग में शिष्ट व्यवहार के रूप में क्या माना जाता है। राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है, संवेदनशील भाषा का प्रयोग करना वर्चुअल मीटिंग में शिष्टाचार का व्यवहार के रूप में जाना जाता है, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, तो कार्ल जुंग ने अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व के 5 बड़े लक्षणों में व्यक्तित्व के कितने बुनियादी आयाम होते हैं, तो 5 होते हैं, डी करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी को मैं यहाँ बताने की कोशिश करूँ कि मेरा एक दूसरा चैनल है हेलो स्टडी के नाम से, यहाँ पे मैं आपको क्या करूँगा, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अभी आपके जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम आ रहे हैं, अभी हालांकि मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो मैं इस वजह से भी ज़्यादा अपने चैनल पे और उधर वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास खुद ही टाइम नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था इसलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ दूसरा क्वेश्चन पेपर अभी मैं सॉल्व नहीं करा पाता, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो रीजनिंग जब मैं आपको पढ़ाऊँगा अपने टेलीग्राम पे आपको वीडियोस वगैरह दे दूँगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं और बेहतरीन क्लास रहेगी, इस बात की गारंटी मेरी है। बस आप क्या करेंगे, चैनल को जाकर अभी सब्सक्राइब करना, और हमारे इस वाले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना, और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो भाई शेयर ज़रूर कर देना, आपकी ज़रूरत इतनी है कि मैं क्या बताऊँ अभी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे करा है कि संप्रेक्षण प्रक्रिया में पहला कदम क्या है। तो संप्रेक्षण प्रक्रिया, देखो क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, ध्यान से देखना। संप्रेक्षण कम्युनिकेशन जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहला जो काम होता है ना, वो आप जैसे व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, तो जो मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, तो मेरा तरफ से जो मैसेज जा रहा है वही सबसे पहला काम है। दूसरा काम क्या है कि जो आपका मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहा हूँ तो चैनल उसके द्वारा जा रहा है। फिर तीसरा काम क्या है कि आपको उसको पढ़ना है, फिर उसके बाद काम है उसके जो है आपको मुझे रिप्लाई देना है। ये पहले मैं आपको मैसेज करूँगा व्हाट्सएप के ज़रिए, फिर आप उसको देखोगे, फिर मुझे रिप्लाई करोगे। तो पहला काम होता है इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब होता है कि आपके दिमाग में आपके पास जो भी बात है उसको प्रतीकों द्वारा, ठीक है, उसको अक्षरों द्वारा व्यक्त करना, ये आपका क्या कहलाता है, संप्रेक्षण प्रक्रिया का पहला कदम है। मेरे मन में कोई बात है, अब मेरे दिमाग में कोई बात आ रही है तभी तो मैं आप तक कह पा रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना कि मैं कुछ भी बोले चले जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में कुछ बात आ रही है तभी तो मैं आपके साथ अपनी बातें साझा कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में जो भी बात आ रही है उसको मैंने आपको भेजा, आपको बोला, वही आपका इनकोडिंग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आप डिकोडिंग यानी कि उसको पढ़ना, उसको समझना, फिर उसके लिए रिप्लाई देना, प्रतिक्रिया करना, वो आपका तीसरा चरण इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे करा है, संप्रेक्षण प्रक्रिया के किस तत्व का जिम्मा होता है कि संदेश ध्वनिगृहित तरीके से पहुँच जाए। तो वो होता है माध्यम यानी कि चैनल। तो 62 का बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे कह रहा है, संदेश को समझने योग्य प्रतीक या भाषा में रूपांतरित करने को क्या कहते हैं। देखो मैंने भी आपको बहुत प्यार से समझाया है, समझने की कोशिश करना, इसको इनकोडिंग कहते हैं। संदेश को समझने योग्य प्रतीकों के साथ, जैसे कि समझने योग्य प्रतीक का मतलब है, अब यहाँ पे ये लिख रहा है प्रोसेस, अब इसको इस तरीके से इन प्रतीकों का यूज़ किया गया है कि आप इसको पढ़ सकते हैं प्रोसेस। अभी इन्हीं अल्फ़ाबेट्स का, जैसे यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल लें तो ये वॉट लिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं TAWTHW लिख दूँ, आपको समझ में आ रहा है क्या। बस मैंने कुछ नहीं करा, उल्टा कर दिया है, यानी कि इसका क्रम बिगाड़ दिया है। समझ रहे तो आप नहीं समझ पा रहे, तो ऐसे समझने योग्य प्रतीक या भाषा में रूपांतरित करने को ही क्या कहते हैं, इनकोडिंग कहते हैं। तो 63 का बी करेक्ट आंसर है। मेरी बात
मुझे लगता है आप समझ रहे हैं। कोई दिक्कत आए भाई कमेंट ज़रूर करना, और अपना जो क्वेश्चन पेपर है ना इस नंबर पर सेंड करना 7300975835, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे करा, संप्रेक्षण प्रक्रिया में संदेश के प्रसार या समझने पर किसी भी परेशानी को कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? राइट आंसर आपको लगाना शोर होगा, तो वो नॉइस कहते हैं ना उसको। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से संचार का माध्यम नहीं है? तो मुलाकात, यानी कि आप फेस टू फेस किसी से मिल रहे हैं, फ़ोन कॉल, सोशल मीडिया, ये सभी आपका क्या है? ये माध्यम है। ये सब क्या है? ये माध्यम है। जो आपका रिकॉर्डिंग होता है ना, ये माध्यम नहीं होता, ये समझने की एक प्रक्रिया होती है। मैंने आपसे कुछ बोला, आप उस चीज़ को समझ रहे हो, तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो जाता है। तो इस हिसाब से डी आपका करेक्ट आंसर है, जो कि संचार का माध्यम नहीं है। डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 आपसे कह रहा है, संप्रेक्षण प्रक्रिया में अंतिम कदम क्या होता है? मैंने आपको समझाया। सबसे पहले आप मैसेज टाइप करते हैं, फिर उसके हिसाब से वो मैसेज जाता है माध्यम के हिसाब से, फिर उसको समझते हैं, फिर उस समझने के बाद उसके लिए आप प्रतिक्रिया करते हैं, रिप्लाई करते हैं। तो अंतिम कदम आपका सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे क्या कह रहा है, संप्रेक्षण प्रक्रिया में किसे अदला बदली किया जाता है? तो सभी को पता है भाई, संदेश को किया जाता है, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, कौन सा संचार माध्यम तुरंत प्रक्रिया करने की अनुमति देता है? तो लिखित पत्र, ईमेल या फिर सोशल मीडिया, ये सब कुछ नहीं रहेगा। आप जब किसी के सामने बैठे रहोगे तो वही सबसे तेज़ करेगा ना उसमें नेटवर्क का झंझट, ना किसी चीज़ का आमने सामने बात हो रही है, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषिक संचार का उदाहरण है? तो भाषिक संचार का उदाहरण देखो, शरीर की भाषा, हाथ के इशारे, ये तो आपके नहीं रहेंगे, ठीक है, पैरा लैंग्वेज के अंतर्गत आ जाएंगे। जो लिखित सूचना और आपकी बोले गए शब्द हैं, ये आपके यहाँ पे भाषिक संचार में आ जाते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का ऑप्शन एक बार आया था पहले किसी क्वेश्चन पेपर में, 1-2 बार आता है, मतलब इम्पोर्टेंट है, ये समझ लेना। तो अगर इस तरीके से आपको दिक्कत का सामना करना पड़े तो आपको बोले गए शब्दों पे ही सबसे ज़्यादा भरोसा करना है। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे कह रहा है, संचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो संचार का प्राथमिक उद्देश्य होता है सूचना का आदान प्रदान करना, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मानसिक बाधा होती है? तो मानसिक बाधा जो होती है ना भाई, आपकी पूर्व ग्रह और पूर्व धारणाएं होती हैं, सी करेक्ट आंसर है। और के हिसाब से भी आप यहाँ पे ट्रिक के हिसाब से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 72 आपसे कह रहा है, जब प्राप्तकर्ता द्वारा तकनीकी शब्दों को समझा नहीं जाता तो ये किसका उदाहरण होता है? तो ये शब्दांतर बाधा का उदाहरण होता है, ठीक है। तकनीकी शब्दों को समझा नहीं जाता तो ये किसका उदाहरण होता है? शब्दांतर बाधा होता है। ये क्वेश्चन जो है ना, लास्ट जो क्वेश्चन पेपर मैंने कराया है इसी यूनिवर्सिटी का, वहाँ पूछा गया था। मैंने आपसे बोला था इम्पोर्टेंट है, आएगा, याद रखना। आपने अब मेरी बात मानी होगी तो आप यहाँ पर एक पूरा नंबर गेन किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे कह रहा है, संचार की कौन सी बाधा अनुचित शरीर की भाषा या चेहरे के भाव के प्रयोग से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 73 आपसे कह रहा है, अमौखिक बाधा हो जाती है, ठीक है, जो कि चेहरे के हाव भाव से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे कह रहा है, संदेश और प्राप्तकर्ता के बीच साझा किए गए अनुभवों, रुचियों और संदर्भों की कमी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर आपको लगाना भाई, सांस्कृतिक बाधा कहते हैं, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे 75 क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने संवाद को क्या कहते हैं? तो जनसंचार कहेंगे, समूह संचार कहेंगे, मौखिक संचार कहेंगे या फिर अंतर्वैयक्तिक संचार कहेंगे? तो डी ऑप्शन आपको यहाँ पे लगा देना है भाई। देखो, समूह मौखिक संचार हो रहा, ठीक है, समूह संचार यहाँ पे हो नहीं रहा ना। देखो यहाँ पे जन संचार नहीं हो रहा, यानी कि जनता के बीच में नहीं हो रहा है। समूह संचार यानी कि 2 व्यक्ति हैं ना, 2 या 2 से अधिक, अच्छा 2 या 2 से अधिक है, तो यहाँ पे 2 भी कह रहा है, समझना, यहाँ पे 2 भी कह रहा है और 2 से अधिक भी कह रहा है, तो अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत ही आएगा। समूह में नहीं आ सकता क्योंकि 2 से ज़्यादा में ही समूह होते हैं, ये आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 भी दे रखा है, ठीक है। मौखिक संवाद आपको हो सकता है, लेकिन अंतर्वैयक्तिक संचार में ही तो मौखिक संचार होता है, ठीक है, तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 आपसे क्या कह रहा है कि सूचना देने के लिए चार्ट, ग्राफ और चित्रों जैसे दृश्य तत्वों के उपयोग को क्या दर्शाते हैं? तो संचार कौशल को ये सब दर्शाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सब कराए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन आगे भी आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एग्ज़ाम लगाया तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मेरी बात पे यकीन करना। ऐसा नहीं कि मैं बस वीडियो के लिए कह रहा हूँ आप मेरे वीडियोस देख लो, मैं कह रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं,
मेरी बात का यकीन करो, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर आपसे 77 कह रहा है कि समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न जैसे पारंपरिक मीडिया चैनलों के माध्यम से होने वाले संचार को भाई जनसंचार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जनसंचार कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, बहुत बार कराया हुआ है। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 77 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 आपसे कह रहा है कि प्रभावी संचार में कौन सा शब्द आपके संदेश को स्पष्ट और विशिष्ट बनाने को संदर्भित करता है? राइट आंसर आपको है ना कि स्पष्टता हो जाएगा। ठीक है, प्रभावी संचार में कौन सा शब्द आपके संचार को स्पष्ट और विशिष्ट बनाने में संदर्भित करता है? तो स्पष्ट ही हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लेना। बहुत आगे तक इसी क्वेश्चन, देखो इस वाले क्वेश्चन पेपर में ना इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े कम पूछे गए हैं, लेकिन इस तरीके के इस क्वेश्चन के हिसाब से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन अभी करता हूँ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा सी संदेश के संग्रह के समग्र प्रभाव और संरचना पर ध्यान केंद्रित करता है? राइट आंसर आपको सबसे पहले इसका लगाना है सटीकता। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अब देखो एक चीज़ समझ लो, आपके जो कम्युनिकेशन का जो क्वेश्चन पेपर में ना, इसमें आपका एक क्वेश्चन आता है 7C। 7C क्या होता है? तो प्रभावी संचार के ना, देखो समझो, प्रभावी संचार यानी कि प्रभावपूर्ण जो आपका संचार होता है उसको प्रभावपूर्ण बनाने के लिए 7C होते हैं। 7C का मतलब होता है 7 ऐसे सी से शुरू होने वाले शब्द जिनका यूज़ करके आप अपने जो कम्युनिकेशन है, आपका जो संचार है, उसको प्रभावपूर्ण बना सकते हो। अब वो 7C कौन से हैं, लिख लेना भाई एक बार कॉपी पे। सबसे पहला कंप्लीट, कंसाइज, क्लियर, करेक्ट, कोर्टियस, कंक्रीट, कोहेरेंट। समझने की कोशिश करना। पहला मैंने आपसे बोला है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है पूर्णता। आप जब बात करने बैठो ग्रुप में या फिर किसी से भी, तो सबसे पहले आपको अपनी बात को ना पूरी करना है। कंप्लीट पूर्णता, एक सी से शुरू होगा। दूसरा कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है हिंदी में संक्षिप्तता, यानी कि पूरी बात करो लेकिन कम शब्दों में आप अपनी पूरी बात समझा दो, जिससे उसको बोरिंग फील ना हो। ठीक है, दो। तीसरा है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है स्पष्टता। आप अपनी बात को ना एकदम स्पष्टता तरीके से ऐसे समझाओ, एकदम उसको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, उसमें आप करेक्टनेस रखो, यानी कि उसमें शुद्धता रखो, कुछ भी झूठ मत बोलो। मतलब झूठ तो आपको बोलना ही नहीं है, एकदम सच सच बातें बतानी जो शुद्ध हैं। ठीक है, वो। और कॉर्टियस का मतलब होता है कि शिष्टता, यानी कि आपको जो है बात करनी है ना, सम्मानजनक तरीके से बात करनी है। मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, गाली बक रहे हो, यानी कि आपको सम्मानजनक। कोर्टियस का मतलब होता है कि आपको सम्मान के तरीके से बात करना है। और एक होता है कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब होता है कि आपको ठोस ताकि बात करनी है, कि मैं जो कह रहा हूँ ना वो 100% सच बात कह रहा हूँ। ठीक है, एक आपका लास्ट में होता है कोहेरेंट, यानी कि विचारशीलता, जो कि आपको बात करोगे तो होता ही है। ठीक है, चलिए, ये 7C है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे। आपने याद, देखो अगर आपने लिख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे ना मेरे भाई, वीडियो बैक करो और लिख लो, काम आएगा, गारंटी से आपको बोल रहा हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 80 आपसे क्या कह रहा है? थोड़े बहुत क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा पेशेंस और बनाओ। वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप एडजस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कौन सा श्रवण कौशल वक्ता की भावनाओं और अनुभूतियों को समझने पर केंद्रित है? राइट आंसर आपको लगाना सहानुभूतिपूर्वक सुनना जो है आपका क्या होता है, समझने पर केंद्रित होता है। जो भावनाओं को कैसे समझ सकते हो किसी की भावनाओं को? उसकी बातों को ध्यान से सुनोगे तभी ना समझोगे। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे कह रहा है कि कौन से श्रवण कौशल में वक्ता के संदेश को स्पष्ट करने के लिए प्रासंगिक प्रश्न पूछना शामिल होता है? तो सक्रिय सुनना। अगर आप किसी की बात अच्छे से सुनोगे तभी तो उससे क्वेश्चन पूछ पाओगे या उसके क्वेश्चनों के जवाब दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 82 आपसे कराए एक ईमेल का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो सामान्य संवाद करना होता है। क्वेश्चन नंबर 83 आपसे कराए ईमेल संवाद में सीसी का क्या मतलब होता है? तो सीसी का मतलब कार्बन कॉपी होता है मेरे भाई, बहुत बार कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब मैं थोड़ा स्पीड से ले रहा हूँ यार, बहुत देर हो गई है। ठीक है, आपको ही बैठे बैठे। क्वेश्चन नंबर 84 आपसे कराए ईमेल संवाद में कौन सा भाग संदेश की सारांशिक झलक प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर आपको विषय लेखन। ठीक है, अच्छा समझ ही लो। देखो, ईमेल संवाद में कौन सा भाग संदेश की सारांशिक झलक प्रदान करता है? यानी कि अगर आप किसी को ईमेल लिख रहे हो तो उसमें एक ऐसा कौन सा जो है झलक होती है जो आप ये बता देता है पूरा पैराग्राफ पढ़ने से पहले कि इस
जो अब मेरे पास मैसेज आया, इस मैसेज में आखिर क्या बात कही गई है। तो एक विषय लाइन होती है, यानी कि सब्जेक्ट लाइन होती है, जिसमें उसमें सब्जेक्ट लाइन कह के डाल दिया जाता है कि मैं इस संबंध में बात करना चाहता हूँ। जैसे छुट्टी, जैसे आपने किसी बॉस को एप्लीकेशन लिखी, स्कूल में एप्लीकेशन लिखी है ना, वहाँ पे विषय डालते हो ना, तो विषय में आप क्या लिखते हो कि सर मतलब छुट्टी के लिए, या फिर प्रार्थना पत्र छुट्टी के लिए मुझे चाहिए, छुट्टी चाहिए 2 दिन की, इस तरीके से आप वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो ये विषय लाइन होती है जो बता देती है। क्वेश्चन नंबर 85 आपसे कह रहा है, स्मॉल टॉक का सबसे अधिक इस्तेमाल किस सेटिंग में किया जाता है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे लगाना है, परिवार भाषा में स्मॉल टॉक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन पैरालैंग्विस्टिक का अंग नहीं है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना है वाक्य संरचना, ठीक है। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, पैरालैंग्विस्टिक मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो पैरालैंग्विस्टिक जो होती है ना, आपकी ध्वनि व्यवहार से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि पैरालैंग्विस्टिक में पिच किसे कहते हैं। राइट आंसर आपको लेना आवाज़ की जो ऊंचाई या फिर नीचे जो नीचाई होती है ना, उसी को कहते हैं। सी करेक्ट आंसर है। ट्रिक के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि आपको और देखने को मिल जाए, या फिर या देखने को मिल जाए, या फिर ऐसे ऑब्लिक देखने को मिल जाए, इन सब का मतलब यही होता है, ठीक है, कि भैया मैं ही सही ऑप्शन हूँ। इस तरीके से ऑप्शन अपने आप खुद को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 आपसे करा है कि किस पैरालैंग्विस्टिक विशेषता से भाषण की गति संबंधित होती है। राइट आंसर आपको लगाना है गति, ठीक है। डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 आपसे कह रहा है अमौखिक ध्वनियाँ जैसे हंसना, ठीक है, अधिस्फातन या गपसिंग किसके उदाहरण हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपको लाना पैरा भाषा के हो जाएंगे, ठीक है। डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 आपसे कह रहा है कि किस प्रश्न का जवाब आमतौर पर हाँ या ना में होता है। तो जो आपके सीमित प्रश्न होते हैं, यानी कि क्लोज एंडेड प्रश्न होते हैं, उसमें जैसे क्वेश्चन पूछ के मैं आपसे देखता हूँ, जैसे कि क्लोज एंडेड प्रश्न कैसे होते हैं। आप, या मैं क्या कह सकता हूँ, आपने काम कर लिया, आप कह सकते हो हाँ या ना, ठीक है। जैसे मैंने आपको कोई काम दिया, मैंने पूछा कि भाई आपने काम कर लिया, तो तुम कहोगे हाँ या ना। मैं तुमने खाना खा लिया, हाँ ना। हाँ या ना में कह सकते हो, नहीं खाया, हाँ खाया, इस तरीके से कहने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ना, इस तरीके से कह सकते हैं। मैं कहूँ भाई पानी ले आओ, तुम कहोगे नहीं, ये कुछ मैच नहीं हुआ, तुम कहोगे मैं नहीं ला रहा, इस तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कहाँ जा रहे हो, तो मैं घर जा रहा हूँ, तो ये आपके इस तरीके के एग्जाम्पल नहीं होंगे, ठीक है। अब मेरी बात समझना, ये आप सारी चीज़ें आपको मैं समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 92 आपसे कह रहा है अन्वेषण प्रश्न का उद्देश्य क्या होता है। तो चर्चा और विस्तार को प्रोत्साहित करना, और के हिसाब से भी लगा सकते हैं। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समर्थनात्मक संचार को वर्णित करता है। राइट आंसर आपको अपने विचारों को सच्चाई से और सम्मानपूर्वक व्यक्त करना। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रबल संचार को व्यक्त करता है। प्रबल संचार को यहाँ पे पढ़ना है एग्रेसिव कम्युनिकेशन। एग्रेसिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आक्रामक संचार को व्यक्त करता है। तो दूसरों का सम्मान करते हुए अपनी आवश्यकता को प्रकट करना। अच्छा, 94 का राइट आंसर आपको ना बातचीत को बाधित करना और वश में करना, ठीक है। अच्छा, बातचीत को बाधित करना और वश में करना जो है ना, प्रबल संचार को व्यक्त करता है, ठीक है। और के हिसाब से भी आप लगा सकते हैं। सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। प्रबल संचार या फिर एग्रेसिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है आक्रामक संचार। क्वेश्चन नंबर 95 आपसे कह रहा है एक आउटफिट को एक्सरसाइज करने का उद्देश्य क्या है। देखो, एक्सेसरीज का मतलब एक तरीके से आपके पास जो सामान है ना, उसी को कह सकते हैं। जैसे मेरी कपड़े की दुकान है, तो यहाँ पे एक आउटफिट का दे रखा है ना, तो मैं यहाँ पे कपड़े का ही एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि कोई आउटफिट क्लॉथ है, जैसे कि कोई एक शर्ट ढीली डाली से उसको हम आउटफिट कह सकते हैं, जो कि फिट नहीं आ रही है। एक आउटफिट शर्ट पहनने का उद्देश्य क्या हो सकता है, इसको समझना। तो व्यक्तिगत स्टाइल को व्यक्त करना और दिखावट को बढ़ाना हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेसरी माना जाता है। तो जूते, कमीज़, जीन्स, मोज़े तो माना जाता है भाई। अब इसमें मेरे को थोड़ा दिक्कत है, क्या होगा, तो इसका आंसर आप एक बार कमेंट्स में कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 आपसे कह रहा है एक्सेसरीज चुनते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो आकार और रंग का ध्यान रखना चाहिए, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 आपसे कह रहा है कौन सी एक्सेसरी महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा पहनी जा सकती है। तो टाई जो है महिलाएँ भी पहन सकती हैं और पुरुष भी पहन सकते हैं, ठीक है। कान की बालियाँ लड़के नहीं पहन सकते, कंगन नहीं पहन सकते, हेयर बैंड भी नहीं पहन सकते, ठीक है। कुछ होते हैं जो लड़कियों के जैसा दिखना चाहते हैं, उनकी वो पर्सनल प्रॉब्लम है, हर एक को नहीं पहन सकता ना। क्वेश्चन नंबर 99 है कौन सी एक्सेसरी आमतौर पर सिर पर पहनी जाती है। तो टोपी।
क्वेश्चन नंबर 100 आपसे करा और ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। पर्सनल ग्रूमिंग में निम्न में से क्या शामिल है? राइट आंसर आपको लगाना है पहनावा और स्वच्छता। ठीक है, पर्सनल ग्रूमिंग में शामिल है, और के हिसाब से भी लगा सकते हो, सी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपके ट्रिक के हिसाब से कितने क्वेश्चन सही हुए थे बताएंगे, और टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं वो बताएंगे, और 40 क्वेश्चन कम से कम सही होने चाहिए, इस बात को भी याद रखेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना भाई, और शेयर ज़रूर कर देना। काफ़ी देर हो गई है, आप क्या करेंगे ना, ये वीडियो को दोबारा देखने का मन करे तो 2x पे या 1.5x पे लगा के देख लेना, थोड़ा जल्दी वीडियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।